Hello everyone, welcome to Studento। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो अभी हमारे साथ है आकांक्षा अवस्थी मैम, जिनका 5 रैंक के साथ DYSP पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है और ये मैम का 3rd अटेम्प्ट था। और आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी और इतनी अच्छी रैंक कैसे ला सकते हैं यूपीपीसीएस में। जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है। मैंने यूपीपीसीएस 2021 में डिप्टी एसपी पोस्ट पे रैंक 5 सिक्योर किया है। मैंने 12th बायोलॉजी से सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज लखीमपुर खीरी से किया है। उसके बाद मैंने बीबीए किया है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और उसके बाद मैंने 2017 से डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैम सिविल सर्विसेज आपने बताया 2070 से स्टार्ट किया है, तो मैम कैसे आइडिया है कि आपको सिविल सर्विसेज जैसे इतने बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सिविल सर्विसेज के लिए मेरा हमेशा से मतलब यही मेरा एक एम था, एम्बिशन था। बट कभी मतलब वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया कि हम एक बाकी चीज़ें छोड़ के एक डेडिकेटेड अटेम्प्ट दें। मतलब पढ़ाई के साथ ये सब चलता रहता था, बट वो एक सोलली फोकस होके इस पे मैंने कभी नहीं किया था। वो मैंने 2017 से स्टार्ट किया। मैम अगर देखा जाए आपकी शादी वगैरह भी हो गई है, तो क्या शादी के बाद यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी करना आसान हुआ आपके लिए? शादी के बाद अगर घर का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो ऑब्वियसली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुछ बाहर सोसाइटी हमारी ऐसी है जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है शादी के बाद। बट मुझे नहीं लगता कि वो मैंने मतलब एज़ अ प्रॉब्लम उसको मैंने देखा। मैं उसको तो मैं बल्कि वो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता था जब लोग ऐसी कोई बात बोलते थे कि शादी हो गई है, इतने साल हो गए हैं, आगे का कोई प्लान नहीं है और पढ़ाई किए जा रही हैं और उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। ऐसी कई बातें जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता कभी, या कभी प्रीलिम्स निकल के मेंस नहीं निकलता, कभी मैं इंटरव्यू से लौट आती, तो लोगों को ये लगता था कि बस मैं झूठ बोलती हूँ। कभी कई लोगों से तो मुझे ये भी सुनने को आया कि उन्होंने बोला कि ये प्रिपरेशन कर ही नहीं रही हैं और ये मतलब अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहती हैं, इसकी वजह से ये बस पढ़ाई का बहाना लेके बैठी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने में आती थी, बट मुझे नहीं लगता कि इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। मुझे करना था और ये मेरे पापा का भी सपना था। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज़ में जाऊँ। हमारे घर में हम तीनों में से कोई एक भाई-बहन सिविल सर्विसेज़ में जाए और मुझे इंटरेस्ट भी था, तो बस मैंने इसको राइट मैम, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद आपका फाइनली अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, तो आपका और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे भाई ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अर्पित अवस्थी से। और उसने शुरुआत से मतलब पापा तो चाहते थे कि मेरा नाम आए, बट भाई ने मतलब एज़ अ गाइड, मैंने क्योंकि कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी वो 2-2 घंटे फ़ोन करके मैं सीतापुर में रहती थी, तो फ़ोन करके समझाता था कि नहीं तुम्हारा नाम आएगा। जब भी मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आता था, तो वो हमेशा मतलब मुझे अगली वैकेंसी के बारे में तुरंत समझाने लगता था कि डिमोटिवेट मत हो, बस आने ही वाला है फॉर्म और जो है अब इस बार तुम बहुत अच्छा करोगी। और तुम मतलब वो मुझे मेरी कमियाँ बताता था, जो मैं खुद से लोग करते हैं वो मुझे वो समझाता था। और इस बार मेरी शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारी स्ट्रैटेजी मेरे भाई ने प्रिपेयर की और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी यहाँ-यहाँ कमी रह रही है, तुम इसको जैसे कि मैं पहले आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती थी। मैं उन कुछ कैंडिडेट्स में हूँ जो आंसर राइटिंग को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते थे। बट लास्ट ईयर 2021 में भाई ने बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम इसको सीरियसली लो। और उसने खुद ही मेरा मतलब 1-2 आंसर राइटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे मुझे एडमिशन दिलवाया और वो मुझे बहुत हेल्प भी किया। और मैंने आखिरकार ख़ैर मुझे सफलता भी मिली इस अटेम्प्ट में, जब मैंने पहली बार आंसर राइटिंग सीरीज़ जॉइन की। ओके, सो जैसा कि मैम ने भैया के बारे में ज़िक्र किया है, शायद आप भी यूपीपीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दिए, तो किस तरीके से आपने हेल्प करी और आपको कैसा लगा इनका इतना अच्छा रैंक के साथ रिज़ल्ट आया? देखिए ट्रस्ट तो पहले से ही था कि इनका हो जाएगा। बस वो कहीं न कहीं कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह रही या कुछ लकली नहीं काम कर रहा है। तो आपने क्या चेंजेस करने को बोला? मैंने यही कहा कि आप अपनी आंसर राइटिंग पे ख़ास तौर से फ़ोकस करो, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ अ मस्ट फॉर क्रैकिंग यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्ज़ाम। राइट। तो आंसर राइटिंग के लिए, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो टीचर थे, उन्होंने काफ़ी इनकी आंसर राइटिंग रिज़ॉल्व करने में वर्क किया।
और उसमें क्या कमी है, क्या सुधार करना है, इन सब को लेके उन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया। जी। तो इसको लेके मैं इनको इसीलिए मैं इनको मोटिवेट करता रहता था कि आप लोग इसको आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में मतलब विशेष फ़ोकस आंसर राइटिंग पे ही डिपेंड करता है सब कुछ इंटरव्यू कॉल करने के लिए। राइट। तो इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि अगर लड़की की शादी हो जाती है तो भैया-भाभी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, आपने इतना ज़्यादा उन्होंने ज़िक्र भी किया आपका, तो आपको कैसा लग रहा है इनके इतना अच्छा रिज़ल्ट आया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर से कोई फीमेल कैंडिडेट है इतने बड़े पोस्ट पे निकली हैं और वो बहुत कई बार तो ऐसा हुआ है कि वो डिमोटिवेट हुई हैं, तो उनको हम कुछ पंक्तियों के साथ मोटिवेट करते थे जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े वाह! चलो। क्या बात! आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा, आपको? अच्छा। आपको क्या बनना है? पुलिस। पुलिस? आपको क्या बनना है? पायलट बनना है? सो बात की जाए मैम, आपने कहा तीसरा अटेम्प्ट है ये, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे थे, देन इस बार आपने क्या अलग किया स्ट्रैटेजी? नॉर्मली अगर कोई नए एस्पिरेंट हैं जो यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ और आपने कैसे बनाई थी? स्ट्रैटेजी देखिए सबकी अलग-अलग होती है। जी। मैं अभी किसी को स्ट्रैटेजी बताऊँगी तो हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी तो कुछ ज़्यादा ही अलग थी क्योंकि अभी मैं अगर किसी को बताऊँ एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है। हुँ। यूपीपीसीएस, यूपीएससी क्योंकि यूपीपीसीएस पूरा यूपीएससी को फ़ॉलो करता है। बट जब मैंने प्रीलिम्स मेरा हो गया उसके मैं एडिटोरियल्स के नोट्स बनाती थी। मैंने कभी भी द हिंदू न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ा, मेरी आदत नहीं थी। जी। तो मैंने जब मेरा मेंस आने वाला था तो मैंने थोड़े दिन पहले ही सारे एडिटोरियल्स पढ़ना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें जो भी सिलेबस से कोरिलेट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं रोज़-रोज़ एडिटोरियल्स में रिपीट होती हैं, तो इनको रोज़-रोज़ पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, उनको हम रिवाइज़ कर लें। और ये चीज़ वर्क भी की ऐसा एक मिथ टाइप की है कि मतलब मैं ये अपने पर कह रही हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि वो इसको फ़ॉलो करे क्योंकि सबकी अलग-अलग कैपेसिटीज़ होती हैं। तो एडिटोरियल पढ़ना ज़रूर इम्पोर्टेंट है बट हाँ शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और धीरे-धीरे आप इसको थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं। और रही बात स्ट्रैटेजी की तो प्रीलिम्स में अब यूपीपीसीएस पूरा यूपीएससी का सिलेबस फ़ॉलो करता है। तो आप अगर यूपीएससी मैंने पर्सनली यूपीएससी की ही प्रिपरेशन की थी और उसी वजह से मेरा पेपर काफ़ी अच्छा भी हुआ था। तो नाम भी मेरा इस बार मैंने सिलेक्शन भी लिया। राइट। तो मैम आप यूपीएससी की भी तैयारी करते थे? हाँ, मैं यूपीएससी से ही मैंने शुरुआत की थी। ये मेरा एज़ अ प्लान बी था, बट ये मेरा प्लान ए बन गया धीरे-धीरे क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ़ में जिसमें मुझे जल्दी से जल्दी कुछ तो अचीव करना था। वरना अगर मैं आज अगर कुछ भी ना पाती तो शायद ज़िंदगी में आगे मुझे ये भी सुनने को मिलता कि हाँ मतलब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मौका दिया, परिवार वालों ने भी मुझे मौका दिया। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि उनको कभी कोई ये कहे कि हाँ, क्या हुआ और सिलेक्शन नहीं हो पाया और ऐसे तो सभी प्रिपरेशन करते हैं। जी। मतलब अगर मुझे मौका मिला था तो मैं कुछ चाहती थी कि मैं दिखाऊँ राइट। ताकि मतलब मैं खाली हाथ ना रहूँ। तो ये मुझे ऐसा लगा क्योंकि 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकल भी गया था। तो मुझे ये लगा कि पहले मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए जी। क्योंकि मैं इसको जल्दी से मेरी इस पे पकड़ बन चुकी है। यस। तो आपने यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट दिए मैम? यूपीएससी का मैंने शुरुआत में एक अटेम्प्ट दिया था बट उसमें सीसैट मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, मैं ये जान चुकी थी। तो मैंने पहले ही अपनी सारी एनर्जी इधर डाइवर्ट की और जब मतलब ये है कि अगर आप अपनी वीकनेसेस को एनालाइज़ अच्छा। कर रहे हो, राइट। तो ज़बरदस्ती सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप जो पा सकते हो उसकी तरफ ध्यान दो और जब एक बार अचीव कर लो कुछ तो बिल्कुल अब आगे की सोचते हैं। यस मैम। सो मैम अगर बात की जाए आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है इसके बारे में बताएँगे? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और इंग्लिश मीडियम है। मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, वैसे तो मैंने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ऐसे किसी बड़ी प्लेटफ़ॉर्म की मदद नहीं ली है अपनी प्रिपरेशन में, सेल्फ स्टडी की है। बट पेरुसल जीएस रिसर्च करके एक चैनल है, वो सर आंसर राइटिंग फ्री इनिशिएटिव उन्होंने चलाया था और उन्होंने आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की और मतलब फ्री इनिशिएटिव एक इस तरह से कि एक-एक कमी आपकी एनालाइज़ करे। तो वो चैनल जो है तेजवीर सर हैं, उनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाइड किया। एक-एक चीज़ वो आंसर में पढ़ते थे, कहाँ कमी है, क्या चीज़ आप इसमें और ज़्यादा कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो आंसर में, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की।
राइट मैम। मैम बात की जाए मेंस के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स को क्या अप्रोच अपनानी चाहिए? नॉर्मली कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो, या कुछ लोग क्या करते हैं कि मेंस ओरिएंटेड करते हैं फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो आप क्या कैसे की थी, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे करनी चाहिए? देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो। जी। जो न्यूकमर्स होते हैं वो ज़्यादातर सबसे पहले प्रीलिम्स पे फ़ोकस करते हैं, ये गलती मैंने भी की थी। मैंने जब 2020 में मेरा निकला था, तो मैं उस समय तक ये नहीं समझ पाई थी कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं पहले प्रीलिम्स तैयार करती, उसके बाद जब प्रीलिम्स निकलता, तो फिर मैं अब वो 2 महीने में आप कितना खींच पाओगे, इतना लंबा सिलेबस आप नहीं खींच पाओगे, जी। कितना रिवाइज़ करोगे? तो उसकी वजह से आप एक बार मतलब सारा एक नज़र में देख भी डालोगे सिलेबस, तो अगर वो चीज़ आपके माइंड में नहीं रह जाएगी, उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 कम से कम 4-5 रिवीजन चाहिए। तो ये है कि इस बार मैंने यही स्ट्रैटेजी चेंज की। मैंने शुरुआत से जब मैंने 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने मेंस स्टार्ट की, और इस बार मैंने प्रीलिम्स को बैक फुट पे रखा। इस बार मैंने प्रीलिम्स को आई थिंक 1 महीना पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और वो वर्क भी किया। और मेंस जब आप शुरुआत से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा। और रही बात प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस थोड़ा-सा फैक्ट्स पे भी ध्यान देता है, हालाँकि अब तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी थोड़ा-सा पहले से चलो। कॉन्सेप्चुअल हुआ है, चेंज हुआ है उसका पैटर्न। तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो वो प्रीलिम्स में भी आपको फ़ायदा करेगी, और मेंस में तो करेगी ही करेगी। मैम जैसे कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, और काफ़ी डिमोटिवेशन भी आ जाता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो वो भी कहीं न कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो आप कैसे ओवरकम किया अपने आप को और मोटिवेट रहे, और प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से किया फुल एनर्जी के साथ? देखिए, मोटिवेशन कहीं न कहीं आपके अंदर तो होनी ही चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बट हाँ, अगर आपके परिवार का भी पूरी तरीके से सपोर्ट है, और मैरिड होने के बाद अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, तो फिर आपको इसके सिवा किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, कोई ना कोई घर में ज़रूर होगा जिसके लिए आप ये करना चाहते हो, जिसका मतलब जो चाहता होगा कि आप इस लेवल तक पहुँचो, तो आप एक बार उसको याद कर लो। मेरे परिवार में मेरे पापा मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मेरा भाई हमेशा मुझे सपोर्ट करता था, मेरे हस्बैंड हमेशा, मेरी भाभी, मेरी फैमिली का पूरा एटमॉस्फेयर, मेरी मम्मी, इन लोगों ने मुझे कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं मैरिड हूँ, या फिर मेरे सामने कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मैं उसकी वज़ह से मैं नहीं ये अचीव कर सकती हूँ। मुझे हमेशा लगा कि एक दिन मैं पा तो जाऊँगी, बट हाँ, स्ट्रैटेजी में कुछ मेरी ही कमी है। तो बजाय इसके कि मैं दूसरों को दोष दूँ, पेपर के पैटर्न में रोज़ चेंज हो रहे हैं, इसको दोष दूँ, मैंने खुद की कमियाँ एनालाइज़ करना ज़्यादा, और वो काम भी किया। मैम नॉर्मली जो एस्पिरेंट हैं, क्या करते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तब प्रिपरेशन की स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं, और जब एग्ज़ाम नहीं होते तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तब भी चल जाता है। तो मैम जैसे प्रीलिम्स अगर कोई देना चाहता है तो कितने टाइम पहले एकदम लग जाना चाहिए? क्या अप्रोच अपनानी चाहिए? जैसे मान लो 2-3 महीने पहले से कोई एकदम लगता है प्रिपरेशन करने को तो? प्रीलिम्स में देखिए, अब डिपेंड करता है कि आपने पहले कहीं न कहीं आपके लिंक ऐसे हैं कि आपको जीएस, ये आपने कहीं न कहीं, कभी इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उसको जल्दी कैप्चर करते हो। जब कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई होती है, तो आप उसको मतलब थोड़ा-सा मेमोराइज़ करने में टाइम लेते हो। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब में है, तो 4 से 5 घंटे इनफ है, और अगर आपके पास, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ इसी के लिए डेडिकेटेड हो, तो हाँ, ऑब्वियसली आपको 1 महीना काफ़ी है। मैम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताइए कि जो हर स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, और ये कोर हैं अगर यूपीपीसीएस करना है तो? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, बुक्स का तो क्या ही बोलें, बुक्स का तो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा पूरा रीच फैली हुई है बुक्स की, कि जितनी भी आप पढ़ लो कम ही लगेगा आपको। जी मैम। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप बुक्स जो है वो अपना सोर्स लिमिटेड रखें, ये सभी कहते हैं, ये मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब शुरुआत में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो किसी भी वीडियो में कोई भी बुक, कोई भी टॉपर बताता, मैं तुरंत उसको खरीद लेती थी। बट इतनी सारी बुक आप लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करोगे? तो आपको ऐसा कोई सोर्स रखना है जो आपको लास्ट टाइम में मतलब एक समराइज़ फॉर्म में आपको सब कुछ याद दिला दे। जी। तो ये है कि बुक आप अपनी लिमिटेड रखिए, जो भी बुक पढ़िए। मैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में तो आपको इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि मतलब पूरा ओशन है, आप इसमें डूब जाओगे। हाँ, राइट। तो
एक-एक डायनेस्टी पे एक-एक बुक्स हैं। तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि आपको कितनी किताबों से पढ़ना है, आपको किताबों की क्वांटिटी पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्वालिटी आप किताबों की मेंटेन रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए और जिसमें बिल्कुल यूपीएससी स्पेसिफिक बुक्स, बस आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। राइट मैम, जैसे कि आपने अभी टॉपर की बात करी, तो मैम आज आप टॉपर हो, इसके पहले जब आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप टॉपर को किस नज़रिए से देखते तो कि हाँ, ये टॉपर है? नॉर्मली लोग देखते हैं टॉपर पता नहीं कौन होता है, कैसे होते होंगे? जैसे सारे लोग देखते थे वैसे मैं भी देखती थी और आज भी बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो मेरे आइडल हैं। बट ये है कि हाँ, मैं टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती थी। मुझे हमेशा से था कि मुझे जो सूट कर रहा है मुझे उस पे चलना है। भले उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, बट इससे ये होता है ना कि आपकी खुद की भी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जब टाइम लगता है। जी। जब आप एक बार में निकाल लेते हो तो कहीं न कहीं आप मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती जी। है कि आप चीज़ों को मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, आपने उसे पढ़ा और हो गया और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको खुद से सब कुछ ढूँढना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा वहाँ पे आपको ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। मैम नॉर्मली कहा जाता है कि ऑप्शनल ही हमारा फाइनल सिलेक्शन या अच्छी रैंक डिसाइड करता है। देन मैम आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो क्या लगता है आपको कि हिस्ट्री ऑप्शनल अदर जीएस सब्जेक्ट या फिर प्रीलिम्स में भी कितना हेल्पफुल रहा? प्रीलिम्स में तो हिस्ट्री बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि कभी-कभी हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं जो आपको किताबों में ढूँढने से नहीं मिलेंगे। तो हाँ, हिस्ट्री में आपने अच्छा वर्क किया है और आपका अगर सब्जेक्ट है तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, नो डाउट। लेकिन हाँ, ये है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके बारे में क्या बोलूँ मतलब मैंने इस बार भी बहुत प्रिपरेशन की थी। जो भी एक्स्ट्रा मैं कर सकती थी बाकी से एक एज बनाने के लिए वो मैंने किया। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री मेरा खींच नहीं पाया क्योंकि मुझे इससे अच्छे की उम्मीद थी और ज़्यादा अच्छे की। मैं टॉप का ही सोच रही थी बट फिर भी मैं सैटिस्फाई हूँ। बट हाँ, हिस्ट्री एज़ अ सब्जेक्ट आपको कभी-कभी मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं भी उतर सकता है और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। मैम इंटरव्यू के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा? क्या क्वेश्चन जो अलग सा पूछा गया हो आपसे और काफ़ी परेशान किया हो? इंटरव्यू मेरा अच्छा था। इंटरव्यू एक्चुअली ऐसा है कि मेरा थोड़ा-सा आउटसाइड सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन कम है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा नर्वसनेस होती है मुझे और लेकिन ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था, तो मैंने कहा कि मैंने कोई भी मॉक्स नहीं दिए थे। मैंने इस बार सोचा था कि मैं बस अपने दम पे करूँगी, चाहे जैसे भी करूँ, जो भी रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे रिज़ल्ट क्योंकि मुझे मेंस पे भरोसा था, तो मैंने मॉक इस बार बिल्कुल भी नहीं दिए थे। जी। तो ये है कि अब तो इंटरव्यू को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप तो मैरिड हैं और आपको जैसे डाउरी पे आप डाउरी एक्ट जो है इसमें आपकी तरफ से आप क्या चेंजेस करना चाहेंगी? हुँ। तो मैंने कहा मैंने इसमें ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकती थी, बट उस समय मुझे जो ध्यान आया मैंने यही बोला कि डाउरी एक्ट में जो सबसे ज़्यादा मुझे कमी लगती है, वो जो एक ससुराल पक्ष की तरफ से आती है, वो तो बाद में आती है। जब लड़की पैदा होती है, तो सबसे पहले एक जो अपने पेरेंट्स होते हैं, वो पहले ही एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। जब लड़का पैदा होता है, तो उनको ये लगता है कि हाँ, अब इसको ये बनाएँगे, ये करियर इसके लिए डिसाइड करेंगे। पर जब लड़की पैदा होती है, तो कहीं न कहीं एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि अब इसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो ये माइंडसेट सबसे पहले पेरेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। जी। लड़के वालों की बात बहुत बाद में आती जी है। मैम। सबसे पहले पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, लड़की भी पैदा हो तो बस सोचना चाहिए कि इसको बनाना है। शादी-वादी कुछ नहीं दिमाग में आना चाहिए। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि जब इंसान डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत मुझे ये ऐसा लगता है रिपोर्ट ना होने का केसेस एक ये भी मुझे लगता है रीज़न है कि जैसे आप जाते हो, आप जब अरेंज मैरिज में ख़ास तौर पे जब आप लड़का ढूँढने जाते हो, तो जो लड़की साइड के लोग हैं, वो पहले ही कह देते हैं आपकी क्या डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपकी क्या डिमांड है ये पूछने की क्या ज़रूरत है? जी। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए बट फिर भी लोग ये करते हैं। ये सोसाइटी में आज भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी तरफ से लगा तो मैंने यही बोली तो जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैम ने डिटेल में अपनी जर्नी को शेयर किया, साथ में स्ट्रैटेजी बताई, बुक लिस्ट बताई। सो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज़ रहते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।